नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रांसपोर्टर को कुचला, मौके पर मौत। गोविंदगढ़ किले के पास दंपति से लूटपाट और छेड़खानी, 2 आरोपी गिरफ्तार। रीवा में खेत में लावारिश मिली नवजात बच्ची, अस्पताल में भर्ती। गुड़ एसडीएम का आदेश, बीएलओ शिक्षक नहीं लेंगे स्कूलों में कक्षाएं। रीवा में यूरिया व डीएपी की रैक पहुंची। भंडारण में जुटे किसान। रीवा में सर्पदंश से महिला की मौत। राज्य स्तरीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जबलपुर और उज्जैन बने विजेता। रीवा नगर विजयदशमी उत्सव समिति में वित्तीय घोटाले का खुलासा, सदस्य ने लगाए गंभीर आरोप। रीवा में अभियोजन दक्षता संवर्धन कार्यशाला 28 सितंबर को। सिंगरौली में करंट लगने से मां बेटे की दर्दनाक मौत। सीधी में बस कंडक्टर से लूटपाट और मारपीट। सीधी में पुलिस ने पकड़ा 1 करोड़ 12 लाख की अवैध शराब से भरा कंटेनर। एमपी में मानसून की विदाई के बीच 28-29 सितंबर को तेज बारिश का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले में आज सुबह एक भीषण सड़क हादसे में ट्रांसपोर्टर अजय चंद्र शुक्ल की दर्दनाक मौत हो गई। चौराहा के समीप चौराहे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी और उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार अजय चंद्र शुक्ल दुर्गानगर पड़रा क्षेत्र के रहने वाले थे और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े थे। उनके कर्मचारी रमाकांत मिश्र ने बताया कि अजय अपनी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी के काम के सिलसिले में निकले थे। काम पूरा कर रीवा लौटते समय चौराहा चौराहे के पास सुबह करीब 5 बजे यह हादसा हुआ। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले को जांच में लिया गया है और फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रीवा जिले में गोविंदगढ़ किले के पास एक दंपति के साथ लूटपाट और छेड़खानी की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने इस मामले में 2 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 2 दिन पूर्व 24 सितंबर को हुई, जब दंपति गोविंदगढ़ किले के आसपास घूमने गए थे। तभी अज्ञात असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला बोल दिया। आरोपियों ने पति को बंधक बनाकर उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार किया और इसके साथ ही दंपति का सामान भी लूट लिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान 2 मुख्य आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी स्थानीय निवासी हैं और पहले भी छुटपुट अपराधों में लिप्त रहे हैं। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत कल दिनांक को फरियादिया अपने माता पिता और अपने पति के साथ आकर के रिपोर्ट करती है कि वह अपने पति के साथ गोविंदगढ़ स्थित किला के पास खंडहर के पास वह तालाब के आसपास कहीं विचरण कर रही थी। वहां पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस दंपति के साथ मारपीट लूट जैसी घटना को पारित किया गया। दोनों को जो है खंबे से बांध दिया गया और बंधक बना करके उनके साथ महिला के साथ छेड़खानी की भी घटना पारित की गई। तत्काल फरियादिया की रिपोर्ट पर गोविंदगढ़ पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में कायमी की गई और कायमी करने के उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाकर जो है इसमें अलग अलग टीमें गठित कर दी गई एसपी सर के निर्देशन में, और अलग अलग टीमों ने जाकर के वहां पर मैनुअली सबसे पूछताछ की। संदेहियों को जो है पकड़ा और संदेहियों को पकड़ने के उपरांत उन्होंने जो है 2 आरोपी इसमें बने और उन्होंने अपना जुर्म कबूला। आरोपी इसमें जो बने हैं, एक शिव कुमार मिश्रा हैं और दूसरे महेंद्र लूनिया, दोनों थाना गोविंदगढ़ के ही रहने वाले हैं। रीवा जिले के चौराहा थाना क्षेत्र के बेला गांव में एक खेत में 3-4 दिन की नवजात बच्ची लावारिश हालत में मिली। बच्ची को जन्म के बाद परिजनों ने खुले मैदान में छोड़ दिया था। कमजोर हालत में पाई गई बच्ची की नाभि में जख्म के कारण सेप्सिस से ग्रस्त थी, जिसके चलते नाभि पर कीड़े पड़ गए थे। पुलिस द्वारा बच्ची को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्र के अनुसार बच्ची का वजन मात्र 1.7 किलोग्राम है और वह
बेहद कमजोर है। SNCU वार्ड में शिशु रोग विशेषज्ञों की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की हालत अब स्थिर है। वहीं पुलिस बच्ची के परिजनों की तलाश में जुट गई है। रीवा जिले के गुड़ SDM के एक आदेश ने शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। SDM ने BEO को निर्देश जारी किया है कि जिन शिक्षकों को BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर का कार्य सौंपा गया है उन्हें शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। यह आदेश निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण 2023 के डाटा और वर्ष 2025 की मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की मैपिंग को समय पर पूरा करने के लिए दिया गया है। हालांकि इस आदेश ने BEO के सामने असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी पहले से थी और BLO कार्य के लिए शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने पर स्कूलों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही इन स्कूलों में शिक्षक पदस्थ होने के कारण अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति भी संभव नहीं हो पा रही है। BEO ने इस मामले में DEO से मार्गदर्शन मांगा है। उधर उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसे में यह आदेश जिले में चर्चा का विषय बन गया है और शिक्षा विभाग के सामने इसे लागू करने की चुनौती भी खड़ी हो गई है। रीवा जिले के खाद्य संकट के बीच इस बार किसान यूरिया और DAP के अग्रिम भंडारण में जुट गए हैं। मांग और आपूर्ति के अंतर के कारण अभी भी कूपन वितरण के जरिए खाद उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में अब यूरिया व DAP की एक रैक पहुंची है, जिसे सेवा सहकारी समितियों, निजी विक्रेताओं और डबल सेंटर से वितरित किया जा रहा है। विशेष यह कि अक्टूबर से रबी सीजन में दलहन की बुवाई तथा नवंबर-दिसंबर में गेहूं की बुआई होनी है। इसके लिए किसान पहले से ही खाद की व्यवस्था में लग गए हैं, जिससे खाद केंद्रों पर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। जबकि प्रशासन ने किसानों को समय पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आश्वासन भी दिया है। रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र में सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान गुड़िया रावत पत्नी संजय रावत के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुड़िया रावत को सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसे तुरंत संजय गांधी अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रीवा जिले में आयोजित राज्य स्तरीय 17 वर्षीय शालेय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुक्रवार को समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में बालिका वर्ग में जबलपुर ने रीवा को लगातार 2 सेट्स में 25-19 और 25-18 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। वहीं बालक वर्ग में उज्जैन की टीम विजेता रही। बता दें कि प्रदेश के 10 संभागों से कुल 240 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपने आकर्षक खेल का प्रदर्शन किया। बारिश के बावजूद शुक्रवार को फाइनल मैच सुचारू रूप से संपन्न हुए। प्रतियोगिता का आयोजन रीवा में किया गया, जहां स्थानीय टीम रीवा ने कड़ी मेहनत की, लेकिन फाइनल में जबलपुर के सामने नहीं टिक सकी। यह प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई है, जिसने राज्य स्तर पर उनकी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्रदान किया है। सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया, जबकि इस स्पर्धा में शामिल सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। बहुत अच्छा लग रहा है सर। उम्मीद थी आपको? बिल्कुल उम्मीद थी सर। कोई मैच आपने हारा? एक सेट भी नहीं आ रहा सर। रीवा से मुकाबला करते समय कैसा लगा? एक भी टाइम फाइट में थी कि नहीं थी? सर नहीं थी, इजी बिल्कुल। सबसे आपको पूरे 10 संभागों में सबसे अच्छी टीम कहाँ की लगी? थोड़ा भोपाल ठीक थी, बाकी तो ऐसी टीम है ऐसा? हाँ। अब आगे नेक्स्ट गोल क्या रहेगा? नेक्स्ट नेशनल कैच सिलेक्शन हो जाए तो उसके लिए तैयारी की? हाँ तैयारी है सर पूरी। क्या नाम आपका? दीपक कंसाना, नरसिंहपुर हॉस्टल। रीवा शहर में दशहरा पर्व के आयोजन के लिए गठित नगर विजयदशमी उत्सव समिति ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया है। समिति के सदस्य राजनारायण मिश्र ने अध्यक्ष प्रकाश तरानी और कोषाध्यक्ष अमित डिगवानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ऑडिट रिपोर्ट पेश की है। श्री मिश्र का दावा है कि समिति ने सैलरी मद में
3,26,000 रुपए और स्वच्छता कार्यक्रम में 1,87,000 रुपए का व्यय दर्ज किया है, जबकि धार्मिक आयोजन के लिए बनी स्वयंसेवी संस्था में सैलरी का कोई प्रावधान नहीं है। हैरानी की बात यह है कि दशहरा और भरत मिलाप जैसे प्रमुख आयोजनों में हुए खर्च तथा जन सहयोग से प्राप्त राशि का हिसाब ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। श्री मिश्र ने आगे खुलासा किया है कि समिति नियमों के विरुद्ध 2 बैंक खातों का संचालन कर रही है, जो उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। समिति के सदस्य ने इस मामले की गहन जांच कराने की मांग की है तथा आर्थिक गबन में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की अपील भी की है। उन्होंने दशहरा आयोजन को प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में संपन्न कराए जाने की मांग भी उठाई है। बताया जा रहा है कि समिति द्वारा आयोजित उत्सवों के लिए टेंट, लाइटिंग, सजावट और प्रचार प्रसार हेतु खुले तौर पर टेंडर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए तथा सबसे कम दर वाली पार्टी को कार्य सौंपा जाना चाहिए, लेकिन समिति मनमाने ढंग से अपने चहेतों को काम देकर उन्हें लाभ पहुंचाती है। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में आरोप लगाया है कि चंदे के नाम पर मोटी रकम की उगाही की जाती है, लेकिन रसीदें तक नहीं काटी जाती और प्राप्त धनराशि को खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। उनका कहना है कि ऐसे क्रियाकलापों से शहर की धार्मिक एवं सांस्कृतिक भावनाएं आहत होती हैं। देखिए, आरोप नहीं है, ये डॉक्यूमेंट के आधार पर उसका स्पष्टीकरण है। हमारे साथी प्रिय मित्र प्रकाश जी ने जो दशहरा समिति में 5 साल में ऑडिट रिपोर्ट पेश की है फर्म एंड सोसाइटी को, उस फर्म एंड सोसाइटी में पेश की गई रिपोर्ट का सत्यापन मैंने पेश किया है कि ये सच्चाई ये है। चूँकि ये दशहरा कार्यक्रम में जनता का पैसा है, वो भी कह रहे हैं कि जनता का पैसा है, मैं भी कह रहा हूँ, तो जनता के पैसे की एक लिमिट है कि आप पंजीकृत संस्था के अध्यक्ष हो, पंजीकृत संस्था में कोषाध्यक्ष आपने बनाया, तो जिस खाते का कोषाध्यक्ष मोहित गुप्ता है, उसकी आप ऑडिट करा के पैसा ऑडिट का हिसाब सीए के माध्यम से फर्म एंड सोसाइटी को दे रहे हो। लेकिन उसी समिति में दूसरा कोषाध्यक्ष अमित डिगवानी को आपने तय कर लिया, नियुक्त कर लिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आपने खाता खोल लिया और उस खाते की ऑडिट आपने नहीं कराई, तो फिर समिति के 2 खाते आपने क्यों किया? ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी बात, आप ये कहते हैं मैं पारदर्शिता के साथ काम करता हूँ, भगवान के लिए काम करता हूँ। मेरा निवेदन ये है कि पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं तो 3,26,000 रुपये वेतन किसको दिया गया? जिला अभियोजन संचालनालय द्वारा 28 सितंबर को रीवा में अभियोजन दक्षता संवर्धन की संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में होने वाली इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में संचालक लोक अभियोजन संचालनालय BL प्रजापति शामिल होंगे। कार्यशाला में 70 अभियोजन अधिकारी भाग लेंगे, जिन्हें साइबर अपराध और किशोर न्याय अधिनियम 2015 सहित विभिन्न सामायिक विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इस अवसर पर डीजे राकेश मोहन प्रधान, उप महानिरीक्षक हेमंत सिंह चौहान, कलेक्टर प्रतिभा पाल और SP शैलेंद्र चौहान भी उपस्थित रहेंगे। सिंगरौली जिले के माडा थाना क्षेत्र अंतर्गत भावखाड़ गांव में गुरुवार देर रात एक हृदय विदारक हादसे में टेबल फैन से करंट लगने से 25 वर्षीय महिला शिवानी बसोर और उसके 2 वर्षीय बेटे प्यारेलाल की मौत हो गई। माडा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र ने बताया कि गर्मी के कारण शिवानी रात में टेबल फैन का तार प्लग में लगा रही थी। तार के कटे होने के कारण उसे करंट का तेज झटका लगा, जिससे वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद उसका बेटा प्यारेलाल मां के पास पहुंच गया और मां को पकड़ लिया, जिसके कारण उसे भी करंट लग गया। घटना का पता तब चला जब शिवानी की ननद कमरे में आई और दोनों को बेहोश पाया। उसने बिजली के तार को देखा और तुरंत घर के अन्य सदस्यों को सूचित किया। बिजली का तार हटाने के बाद पता चला कि मां बेटी की मौके पर ही मौत हो चुकी है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शवों का पंचनामा किया और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में कटे हुए तार से करंट लगने की पुष्टि हुई है। शिवानी के पति इस समय पंजाब में मजदूरी कर रहे हैं और उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है। सीधी जिले की बहरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 1 करोड़ 12 लाख रुपए की अवैध शराब से भरे एक कंटेनर को जब्त किया है। यह कंटेनर चंडीगढ़ से सिंगरौली होते हुए झारखंड की ओर जा रहा था। पुलिस ने चालक ओम प्रकाश बिश्नोई निवासी राजस्थान को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राजेश पांडे के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। कंटेनर चालक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में कंटेनर से
690 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसमें 16,140 बोतलें थीं। जांच में पता चला है कि तस्करी का नेटवर्क हाईटेक तरीके से संचालित हो रहा था। चालक को हर 200 किलोमीटर पर व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोकेशन बदलने की सूचना दी जाती थी और उसे अंतिम डेस्टिनेशन की जानकारी दी जाती थी। यह रणनीति पुलिस को चकमा देने के लिए अपनाई गई थी। यह कार्यवाही अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिस पर एसपी ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई है। देवार्थ नोडिया में मिश्र बस के कंडक्टर अखिलेश मिश्र के साथ 10-12 बदमाशों ने लूट की और उनकी बेरहमी से पिटाई भी कर दी। गुरुवार शाम घटना उस समय की है जब बस बलेहा महुआ से देवार्थ नोडिया की ओर जा रही थी। रास्ते में बाइक सवार युवकों ने सड़क पर बस को रोक लिया। बदमाशों ने कंडक्टर अखिलेश मिश्र को जबरन बस से उतारा और उनसे नकदी व मोबाइल छीन लिया। इसके बाद लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई भी की, जिससे उनके सिर, पैर और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल अखिलेश को तत्काल कुसमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने के कारण शुक्रवार सुबह उन्हें जिला अस्पताल सीधी रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कुसमी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। शुक्रवार को ग्वालियर, गुना, रतलाम, मंदसौर, शिवपुरी, दतिया और आगरा, मालवा सहित 7 जिलों से मानसून की पूरी तरह से विदाई हो गई है, जबकि उज्जैन, राजगढ़ और अशोकनगर के कुछ क्षेत्रों से मानसून आंशिक रूप से लौटा है। अब तक 11 जिलों से मानसून की पूरी तरह और 3 जिलों से आंशिक रूप से विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग ने 28 और 29 सितंबर को इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर और उज्जैन संभाग में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले गुरुवार को मंडला, रीवा में 1.25 इंच बारिश हुई, जबकि उज्जैन, जबलपुर, सतना, सिवनी, सीधी, उमरिया और बालाघाट में हल्की बारिश दर्ज की गई। अगले 2 दिनों में भी कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार बताए गए हैं। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर 27 सितंबर को स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष शिविर लगाकर स्वास्थ्य सेवाओं का सभी महिलाओं को लाभ दिलाया जाएगा। लक्ष्मी एजुकेशन एवं ट्रेनिंग सोसाइटी द्वारा आयोजित कला उत्सव के 5वें संस्करण का 27 सितंबर से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में शुभारंभ होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।